अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। कल का दिन बड़ा अहम था। 3 बड़े सियासतदानों ने 3 अहम तकरीरें की हैं, और जब बड़े सियासतदान तकरीरें करते हैं तो अवाम तालियां बजाते हैं, उनके हमायती उनके हक़ में नारे लगाते हैं, उनमें उम्मीद और हौसला पैदा होता है। मगर बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर जो कि मुख्तलिफ़ अदवार का ऐनी शाहिद भी रहा है, इन तीनों तकरीरों को सुन के मुझे हौसला नहीं बल्कि मायूसी हुई है। और इसकी वजह भी आपको बताएंगे। इन तकरीरों में किसने क्या क्या कहा, क्या क्या इंकशाफात किए, क्या क्या दावे किए, क्या क्या ऐलानात किए। मगर उससे पहले एक ख़बर कि वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, इमरान खान की हुकूमत ने फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून के ज़रिए वो दरख्वास्त वापस ले ली है। अब बहुत से लोग उस दरख्वास्त को मुख्तलिफ़ नाम दे रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा वो क्या था, क्या वो एक रेफरेंस था, क्या वो दरख्वास्त थी, क्या वो नज़रसानी थी। तो हकीकत ये है कि ये कोई रेफरेंस नहीं था, ये कोई नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं थी, और ये कानूनी तौर पे कोई दरख्वास्त भी नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा नंबर नहीं लगाया था। तो ये था क्या? अब हुआ ये कि इमरान खान के दौर में सदर आरिफ अलवी ने अपने दस्तखतों से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा कि मुबैना तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने और अपनी अहलिया के असासे छुपाए हैं। और इस रेफरेंस की बुनियाद पर जब यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ़ जस्टिस बैठते हैं और सीनियर जजेस बैठते हैं, और उस जुडिशल काउंसिल को अदालत नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते। तो यूँ उस जुडिशल काउंसिल के अंदर से जब शोकाज़ जारी हुआ सदर आरिफ अलवी के रेफरेंस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस शोकाज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है और कानून के मुताबिक दायर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच में से 7 जजों ने कहा कि ये रेफरेंस ख़त्म किया जाता है, और सदर अलवी का रेफरेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और 3 जजों ने ना सिर्फ ये रेफरेंस ख़त्म किया, यानी 10 के 10 ने रेफरेंस ख़त्म किया था, मगर फ़र्क क्या था कि 7 जजों ने कहा कि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट या जो है वो FBI को हुक्म देती है कि इन इल्ज़ामात की नए सिरे से तहकीकात की जाए, और अगर उन तहकीकात के रोशनी में अगर जुडिशल काउंसिल ये समझती है कि मज़ीद कार्रवाई की जाए तो फिर जुडिशल काउंसिल को ये अख्तियार वैसे भी है कि वो सुओ मोटो किसी शिकायत पे भी कार्रवाई कर सकती है। अब वो नए सिरे से तहकीकात का जो हुक्म था उसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एक बार नज़रसानी की जा सकती है, जो आखिरी बार होती है। नज़रसानी यानी वही जजेस एक दूसरी नज़र डालते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि कोई अगर गलती जो नज़र आ रही हो, वाज़े हो, सिर्फ उस गलती को दूर करना होता है। और कभी कभी नज़रसानी में जो है वो ज़्यादातर कबूल नहीं होती नज़रसानी की दरख्वास्तें, और कभी कभी कबूल हो जाती हैं। तो सरीना ईसा ने कहा, जी आपने मुझे तो अदालत में बुलाया नहीं था, आपने मेरे ख़िलाफ़ FBI को कैसे हुक्म दे दिया तहकीकात करने का। तो नज़रसानी की जब दरख्वास्तों पे तवील समाअत हुई, एक तारीख़ है और बड़ी जंग लड़ी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक तारीख़ रकम कर दी, ख़ुद ज़ाती तौर पे अपना केस लड़ा और जीत गए। और कैसे जीते कि अब की बार जो फ़ैसला आया वो 6-4 की अक्सरियत से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में आ गया। तो आइनी और कानूनी तौर पे जब नज़रसानी की दरख्वास्तें भी उनका फ़ैसला हो जाता है तो किसी के पास आइनी तौर पे कोई अख्तियार नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को रद्द करे या उस पर अमल ना करे, और उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील भी नहीं हो सकती, आइन में भी नहीं है, कानून में भी नहीं है। तो जो वफाकी हुकूमत थी इमरान खान की, उसने वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के ज़रिए एक अजीब व गरीब दरख्वास्त डाल दी, जिसको उन्होंने क्योरेटिव यानी क्योर, इसका कोई इलाज ढूंढने के लिए, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख़ में भी, कि एक दरख्वास्त डाल दी, उसको क्योरेटिव का नाम दे दिया। तकनीकी एतबार से ये दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त थी जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त
को वसूल नहीं किया, उस पर कोई नंबर नहीं लगा, उस पर एतराज़ भी हुए, तो तकनीकी एतबार से वो कोई दरख्वास्त बाकायदा उस पर नंबर नहीं लगा था, वो एक क्यूरेटिव थी। अगर उसे आप ख़त कहें या दूसरी नज़रसानी कहें जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, वो भी गलत ना होगा। तो मौजूदा हुकूमत जब आई तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम वो क्यूरेटिव भी वापस लेते हैं। एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुनने के काबिल थी, तो उन्होंने वो क्यूरेटिव जो दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो भी वापस ले ली। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट वैसे भी उसको टेकअप नहीं कर सकती थी, मगर चूँकि कुछ कुव्वतों को बताना मकसद था कि अगर आप हमारे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं तो फिर हम भी आपके साथ नहीं। और सब जानते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये कोई जजेस नहीं थे, क्योंकि आम तौर पे इस मामले में जिन जजेस ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए और फ़ैसला दिया इसमें, तो उनके बारे में ये तासुर था कि वो किसी के कहने पे ये कर रहे हैं। और किसी हमारे मुल्क में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है, और सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो आइंदा साल 2023 में अगस्त सितंबर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। तो उसके लिए वो क्यूरेटिव की दरख्वास्त डाली गई थी, जो अब मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वापस ले ली है। तो ये इसका पस मंज़र बताना ज़रूरी था। अब कानूनी एतबार से चीफ़ जस्टिस तो महफूज हो गए हैं, मगर अब एक नई जंग जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान उभर रही है, उसके असरात चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पे क्या पड़ सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस नई जंग की हमें कुछ झलकियाँ नज़र आई हैं कल की होने वाली 3 तकरीरों में जो 3 बड़े सियासतदानों ने की हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब की। वो तकरीर में कहते हैं कि मुझे बहुत वज़ारत उज़्मा की ऑफ़रें हुई। एक दफ़ा 92 में मुझे कहा गया वज़ीर आज़म बन जाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनूँगा। फिर 2018 में मुशर्रफ ने भी कहा बन जाओ, मैंने कहा नहीं बनूँगा। फिर 2018 में कहा गया तो मैंने कहा नहीं, बल्कि 2016-17 की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मैं पंजाब में ठीक हूँ। अब ये इतना अर्सा गुजरने के बाद शहबाज शरीफ साहब जब भी तकरीर करते हैं तो कहते हैं मुझे कोई शौक़ नहीं था वज़ीर आज़म बनने का। मेरे ख़्याल में अब ये मसला नहीं है कौम का कि आपको शौक़ था या नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब को या तो अपना स्पीच राइटर बदल लेना चाहिए, जो तकरीरें लिखने वाले होते हैं उनको बदल लें, या फिर ख़ुद अपने आप को बदल लें। और इस वज़ाती जो पास्चर है, हर वक्त वज़ातें देते रहते हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ था या नहीं, अब इससे ज़रा आगे जाएँ। मुल्क और कौम को इससे बड़े मसाइल का सामना है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अदालतें हैं उन्होंने बराबर का सलूक नहीं रखा, और इमरान खान के लिए कोई और कानून है, आइन है, और शहबाज शरीफ के लिए कोई और आइन और कानून है। और ख़ास तौर पे जो अभी हाल ही में वज़ीर आला पंजाब का फ़ैसला हुआ उस पर शहबाज शरीफ बहुत नालान थे। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से बेंच बनते हैं, जिस तरीके से सुओ मोटो पावर्स के इख्तियार की जाती हैं, इसके बारे में जो है हम जो हैं इसके बारे में इस्लाहात लेकर आएंगे। अब मामला ये है कि इस्लाहात तो पहले भी बड़ी आई। जब 18वीं तरमीम आइन में की गई थी तो बड़ा कहा गया था जी मार्शल लॉ का रास्ता रोक दिया, और जनाब सूबों को हकूक़ मिल गए, और जनाब अब सिविलियन बालादस्ती कायम हो गई। लेकिन 2010 में 18वीं तरमीम के आने के बाद से आज तक जो हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक था। तो कहने की बात यह है कि इस्लाहात जितनी भी कर लें, आइन कानून जितना भी ले आएँ, जो पहले से वफाकी हुकूमत के इदारों के इख्तियारात हैं, आप पहले उनको तो इस्तेमाल करना सीख लें। तो ये नई इस्लाहात का ऐलान करके ठीक है अपने वर्करों को थोड़ा सा जोश में तो आप ला सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो मौजूदा आपके इख्तियारात हैं उन पे तो आपके पास चलता नहीं। और आपको ये भी पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं पिछले 70-75 साल में कोई उन्होंने जो कुछ भी किया वो उन्होंने कोई अज़ खुद ही ये करते रहे। और ये जो अज़ खुद नोटिस लिया जाता है, सू मोटो लिया जाता है, ये भी वो अज़ खुद ही होता है या बेखुदी में होता है या किसी के कहने पे होता है। तो मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी अब पता होना चाहिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और इसके जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो खुद ब खुद सब चीज़ें नहीं करते हैं, उनके पीछे जो क़ुव्वतें हैं। शहबाज शरीफ साहब जैसे सियासतदानों को, नवाज़ शरीफ को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा और बराह रास्त ये कहना पड़ेगा कि असल में फ़साद की जड़ कौन है, फ़साद की जड़ कौन है। अगर ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में अब लाने की कोशिश हो रही है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये कोई चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल अपने रकबों की अराज़ी को पानी देने के लिए नहीं इन 5 जजों को तैनात करेंगे।
वो जो तैनात किए जा रहे हैं वो ऐसे लोग तैनात किए जा रहे हैं तो आइंदा 15-20 साल तक इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करेंगे, उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे आइनी और कानूनी तरीके से, तो वो चौकीदारों की चौकीदारी करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को जो असल फसाद की जड़ है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आपका वज़ीर दिफा जो है वो अपने अस्करी क़यादत के साथ तो मुलाकात कर नहीं पाता पब्लिकली, ठीक है। अपना वज़ीर दिफा तो आपने डमी रखे हुए हैं, डाकखाने रखे हुए हैं। आप चलें अदलिया से कि जी हम इस्लाहत करके चीफ जस्टिस के सुओ मोटो को ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ा सा पहले जो ऑलरेडी अख्तियारात आइन और कानून में दिए गए हैं पहले उनका इस्तेमाल कर लें, फिर उसके बाद आप अदलिया और दूसरी तरफ जाएं। सिर्फ इस्लाहत कर लेने से कुछ नहीं होता और सिर्फ सैलाब के पानी के लिए बड़े बूट पहन लेने से आपके पास डी फैक्टो अख्तियार नहीं आ जाता। आपको असल में जो है अपने असल जो हरीफ हैं और जो असल साजिशी अनासर हैं उनके ऊपर खुल के बात करनी होगी। आपको अदलिया एक सॉफ्ट टारगेट मिला हुआ है और आप उस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जिन पे असल में तनकीद करनी चाहिए आप उनसे हर वक्त मदद के तलबगार रहते हैं। और यही बात दूसरे जो बड़े सियासतदान हैं, बिलावल भुट्टो वो कहते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया गया अदलिया ने और हमें कहा गया अगर आप 19वीं तरमीम पास नहीं करेंगे तो हम आपकी 18वीं तरमीम उड़ा देंगे। तो ये जो ब्लैकमेल कर रहे थे इनके पीछे कौन था? आपके ख्याल में ये साकिब निसार ब्लैकमेल कर रहे थे? ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ब्लैकमेल करते रहे आपको? इनके पीछे जो असल कुव्वतें थी उनका नाम तो ना शहबाज शरीफ ले रहे हैं ना बिलावल भुट्टो ले रहे हैं। तो बात यह है कि ये कहना बहुत आसान है। पहले इमरान खान ने कहा कि जी हम ब्लैकमेल होते रहे, अब बिलावल भुट्टो ने भी एतराफ़ कर लिया ब्लैकमेल होते रहे। अब जो है ना 8-10 साल बाद जाके हर 8-10 साल के बाद एक सियासतदान उठ के कहेगा हम 8-10 साल पहले ब्लैकमेल होते रहे। अब अगला ब्लैकमेल होने का एतराफ़ जो है इसके लिए कौम को मज़ीद 5-6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के सीने में है उसको बाहर अभी से ले आएँ, क्योंकि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आता है उसको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। फिर ये कौम को मत बताएं कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, फिर ये कौम को मत बताएं कि हम ब्लैकमेल होते रहे। तो फिर आप दोबारा ब्लैकमेल होने के लिए कौम क्यों आपको हुकूमत में लाए? तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और फिर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एक रात का न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह धुल नहीं जाते। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक रात की जो है ना दुल्हन बनने वाले जो लोग हैं इक़्तिदार की लालच में, कौम उनको भी माफ़ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम इतने आवाम की लीडर हैं और इतना हम न्यूट्रल का नाम लेकर ख़बरदार करते रहते हैं, तो फिर जब वक्त आता है तो क्या होता है? वक्त आता है तो कहते हैं सिंध का आईजी तो अगवा तो नहीं हुआ था, वो तो एक गलतफहमी थी। और बहुत सारे मामलात हैं, चाहे नवाज शरीफ के दौर में APS पेशावर का वाक़या हुआ, उसकी इंक्वायरी का आज तक नहीं पता चला गफलत के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। अब तीसरी लीडरशिप उभरी है वो भी माशाल्लाह इमरान खान साहब 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आए और अब वो ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे उनसे बड़ा भुट्टो कोई है नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मैं डायलॉग नहीं करूँगा चोरों से, मैं तालिबान से मैं मुज़ाकरात कर लूँगा, मैं बलोच लहदगी पसंदों से मुज़ाकरात कर लूँगा, इन चोरों से नहीं करूँगा। इमरान खान साहब तालिबान से तो आप डायलॉग इसलिए कर रहे हैं कि आप तालिबान के दबाव में हैं, आप तालिबान से लड़ नहीं सकते। हैरत होती है और शर्म आती है एक सियासी कायद के मुंह से ये सुनते हुए कि 150 बच्चों के कातिल तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने पर आप बेशर्मी के साथ सरेआम ऐलान कर रहे हैं कि मैं उनसे कर लूँगा, और फिर उन चोरों से जिनकी चोरी आप 4 साल में भी साबित नहीं कर सके और बावजूद इसके आप शर्मिंदा नहीं हैं। आपकी हुकूमत जो है 4 साल हम हुकूमत में रहे और फिर हुकूमत से निकलने के बाद कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर इदारे हैं, उनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। तो 4 साल बाद आप मुंह बंद करके बैठे रहें। अगर आप उस वक्त मुंह बंद करके बैठे रहे ना बतौर वज़ीर आज़म, फिर अभी भी आप मुंह बंद करके बैठे। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं पुट अप और शट अप। अगर 4 साल आपने पुट अप किए तो फिर अभी आपको शट अप करना पड़ेगा। तो ये हमारी सियासी क़यादत का एक अलमिया है
कि हम लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, उनको रेवड़ की तरह हाँकते हैं और इन लोगों के जो तकरीरें उन पर तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, और फिर इनका जो माजी का किरदार होता है हुकूमत में होते हुए उसको हम भूल जाते हैं। जर्नलिस्ट जो हैं वो तालियां बजाने वालों में से नहीं है, जर्नलिस्ट नारा बजाने वालों में नहीं होते, जर्नलिस्ट ट्रेंड चलाने वालों में नहीं होते। जर्नलिस्ट का काम है कि आवाम को हकीकत बताएं, और इन सियासतदानों की भी और उस इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतों की भी जो साजिश करते हैं, आइन से गद्दारी करते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, बनाते हैं, और फिर इन जजों की भी कि जो जर्नलों के साथ मिलकर और कभी कभी सियासतदानों के साथ मिलकर इस सियासी जोड़ तोड़ का और सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बनते हैं। तो बस यही कहना था कि अफसोस के साथ तीनों सियासतदानों की जो तकरीरें हैं वो शायद इनके फैंस के लिए, इनके फॉलोअर्स के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें होंगी, वो तालियां भी मारते होंगे, नारे भी चलाते हैं, ट्रेंड भी चलाते हैं, वाह वाह भी करते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस है किसी भी मुल्क का वो किसी सियासी जमात के पीछे नहीं चलता, ना उसके ट्रेंड चलाता है। इंटेलिजेंस अपनी सारी ज़िंदगी की तालीम, तरबियत, तजर्बे और निचोड़ की बुनियाद पे हक और सच की बात कहता है। वो इन लीडरों को, इन सियासी जमातों को एक फ़िक्री रहनुमाई फ्राहम करता है, आइडियाज़ देता है, विज़न देता है। तो हम लोग तो, हमारा काम तो यही है। हमारा काम उन सहाफ़ियों की तरह नहीं है जो उंगली कटा के आज़ादी राय और जमहूरियत के शहीद बनने की कोशिश करते हैं। उन मुनाफिकों की तरह नहीं है, उन मुनाफिक सियासतदानों की तरह नहीं है जो इक़्तिदार में होते हुए तो हाइब्रिड रजीम को प्रमोट करते हैं और कहते हैं वाह 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 बड़ी कामयाब है। इक़्तिदार से बाहर आते हैं तो कहते हैं हम तो ब्लैकमेल होते रहे। खान साहब ने भी कहा ब्लैकमेल होते रहे, और अब बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया ब्लैकमेल होते रहे। शहबाज शरीफ साहब भी बहुत से लफ्ज़ों में यही कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल होते रहें। तो अगर आप ब्लैकमेल होते रहे हैं तो फिर ये कौम क्यों आपको वापस भेजे ब्लैकमेल होने के लिए? तो इस पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। सियासतदानों को थोड़ा सा हिम्मत बांधनी होगी। बहुत एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो चुके हैं और अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जब खान साहब भी इस्तेमाल हो चुके होंगे तो फिर एक चौथा कौम का मसीहा पैदा हो जाएगा, और वो मसीहा जो है वो एक नए नारे के साथ आएगा और फिर पुराने नारों में गुम जाएगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।